Hi guys, welcome back to our channel Senti Shala by Senti City, आपका wealth partner. My name is Anuj and today's topic of discussion is market क्या लग रही है. Yes, आज एक common retail जो इन्वेस्टर है उसके द्वारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि मार्केट क्या लग रही है. और निफ्टी भी जैसे हमारे 20,000 टच कर दिया है, तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में क्या स्कोप है और जो आज इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के, और बहुत सारी और भी चीज़ें. इंडिया का जीडीपी कैसे ग्रो करेगा, आगे जाके कौन कौन से सेक्टर्स इकोनॉमी में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से थीम में हमें पैसा लगाना चाहिए. बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आज इन्वेस्टर के माइंड में हैं. और एक अगर एक्सपर्ट इन क्वेश्चन को आंसर करता है तो इन्वेस्टर्स बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं. और इन्हीं सब क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं. उनका नाम है मिस्टर अमित ग्रोवर, नेशनल लीड ट्रेनर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड. सो मिस्टर अमित, थैंक यू सो मच. थैंक यू अनुज. वेलकम टू सेंटी शाला. आज आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से. थैंक यू. एंड यू ज्वाइंड अस. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आज एक रिटेल का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आता है हमारे पास कि मार्केट क्या लग रही है. राइट. सो इसके बारे में आप प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए. जिस हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, लाइक वी हैव टच्ड डाउन $3.75 ट्रिलियन, राइट. सो व्हाट इज द गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स, हम कहाँ पहुँच सकते हैं. राइट. मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स आर प्रेडिक्टिंग इन $10 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. ठीक है. मार्केट के लेवल्स कुछ, इफ यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट आल्सो, सो जस्ट वांट योर वर्ड्स ऑन दैट. श्योर अनुज. और आपकी बात शुरुआत वही क्वेश्चन से करते हैं कि मार्केट क्या लगती है. यस. एंड द आइडिया अबाउट ऑल टाइम हाई. सो पहली बात तो हमको ये वर्ड समझना है कि ऑल टाइम हाई होता क्या है. ओके, जैसे आज सेंसेक्स या निफ्टी आपने कहा 20,000 टच कर गई, या सेंसेक्स 65, 66, 67 टच कर गया, एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट मार्केट हैज टच ऑल टाइम हाई. बट द क्वेश्चन इज, सब कुछ तो ऑल टाइम हाई टच कर रहा है. आज रियल एस्टेट भी ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे है. ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जो टेक्निकली ऑल टाइम हाई पे नहीं है. आपकी उम्र भी एक्चुअली एवरी डे आप कह सकते हो ऑल टाइम हाई टच कर रही है. सो बेसिकली ये वर्ड ऑल टाइम हाई सुनने में काफ़ी हेडलाइंस क्रिएट करता है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ हिस्ट्री परस्पेक्टिव. सेंसेक्स की शुरुआत 1979 में हुई थी. ऑब्वियसली 100 के इंडेक्स लेवल पे शुरू हुआ था. जब 100, 200 हुआ तब किसी ने बोला होगा ऑल टाइम हाई, फिर 400, फिर 500, फिर 800, फिर 1000, 2000, 5000, वैसे आप करते जाओ तो ये थॉट बेसिकली ऑल टाइम हाई हज़ारों बार आपने सुना होगा. और उसी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगे अगले 10, 15, 20, 25 सालों के लिए, ये वर्ड जो है ना ऑल टाइम हाई आप हज़ारों बार सुनोगे. सो बेसिकली जस्ट बिकॉज द वर्ड इज ऑल टाइम हाई, दैट शुड नॉट डिक्टेट एनी ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हम बेसिकली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम सब जानते हैं इंडिया इज़ एन अमेजिंग ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. हमारी आबादी 140 करोड़ की है, 140 करोड़ आबादी है. कभी कभी हम ये बात समझ नहीं पाते अनुज. बेसिकली 140 करोड़ मतलब पूरा यूरोप 70 करोड़ है, पूरा अमेरिका 30 करोड़ है, और पूरा साउथ अमेरिका 40 करोड़ है. सो इंडिया बेसिकली 3 कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं. दैट्स बेसिकली द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ आवर कंट्री. अपॉर्चुनिटीज इज वेरी ह्यूज. इतने सारे लोग हैं. और दूसरी बात, कभी कभी हम सोचते नहीं है कि ये सारी जो पॉपुलेशन है इट्स बेसिकली ए यंग पॉपुलेशन. 50% हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी उम्र 28 साल के नीचे की है. सो इट्स बेसिकली लॉट ऑफ पीपल, यंग पॉपुलेशन. एंड बेसिकली तीसरी बात जो हम काफ़ी बार नहीं सोचते, जो हम काफ़ी बार टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आस्ते आस्ते बहुत अच्छा बन रहा है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया इज गोइंग फ्रॉम इज टेकिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. जिस तरीके से, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कुछ साल पहले वी वर द मोस्ट अनबैंक्ड कंट्री. मतलब जो हमारे बैंक खाते थे एज परसेंटेज ऑफ पीपल बहुत कम थे. टुडे इंडिया इज बिकमिंग अमंग द मोस्ट बैंक्ड कंट्री. एंड ये क्यों हो पाया? इज बिकॉज एक बैंक खाता खोलना बहुत एक्सपेंसिव जॉब होती है. ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बैंक टू गो. किसी का खाता ओपन करना बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन दैट कॉस्ट हैज ऑलमोस्ट बिकम zero. Okay, and that's the kind of banking and the penetration which is happening in the entire country. And overall, the level of determination of most of the people is at a different level. हर एक में एक कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर सकते हैं. That collective level पे it's playing a very big role. It's playing a very phenomenal role. और ये ऐसा नहीं है कि ये जो आंकड़े बात कर रहे हैं ये कोई हमारे यहाँ के रिसर्च एनालिस्ट के या किसी ने बात कर दी. आइडिया ये IMF बात कर रहा है. IMF कह रहा है कि इस साल की हमारी GDP 6% के ऊपर होगी. अगले 2-3 सालों के लिए हमारी GDP फोर्सिबल जो लग रहा है अनुमान है
वी विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग GDP विच इज अबव 6.5%. तो अगर मैक्रोस के हिसाब से बात किया जाए, GDP अच्छी है, इन्फ्लेशन दुनिया भर की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन हमारी प्रॉब्लम नहीं है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल में है, हमारी जो कंट्री की जो कर्ज कहते हैं वो एक बहुत कंट्रोल में है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, हमारी करेंसी भी काफ़ी हद तक स्टेबल है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं. सो बेसिकली हमारे मैक्रोज अच्छे कर रहे हैं. बात करते हैं कंपनीज की. कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसमें कहते हैं कंपनी ने उधार कितना लिया है, वो 10 साल के लोएस्ट लेवल पे है. बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है. सो बैंक्स यहाँ से लेंडिंग कर सकते हैं काफ़ी हद तक, कॉर्पोरेट्स बोरो कर सकते हैं. रिटेल में तो एनीवे लेंडिंग हम काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं. सो बेसिकली जो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं. सो बेसिकली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, इंडिया की स्टोरी फिनोमिनल लग रही है, ग्रोथ लग रही है, अच्छी लग रही है. जो बेसिकली आई थिंक वो हम हर एक जैसा पर्सन जो है ओके एक्सपीरियंस भी कर रहा है, देख भी रहा है, एंड वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है करेंट. कोई ऐसा स्पेसिफिक थीम या स्पेसिफिक सेक्टर जो आपको लग रहा है कि तो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है? लाइक जैसे आपने बैंकिंग का बात किया तो ऑफ कोर्स बैंकिंग तो होगा ही उसमें. जी हाँ, सी बैंकिंग तो एनी विच वेज अगर आप निफ्टी का कंपोजिशन भी देखोगे, फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 35-45% तो आपके पोर्टफोलियो का आपका फाइनेंशियल्स आ ही जाता है. ओके देखो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इंडिया किस चीज़ में बहुत डिसप्रपोर्शनेटली बहुत अच्छा करेगा. सब सेक्टर्स में अच्छा करेगा, बट अगर आप देखा जाए इंडिया ने थोड़ा हार्डकोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से, जैसे आप चाइना की बात करो, चाइना के पास ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास अपने पक्के घर हैं. ओके दैट्स द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, द काइंड ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ओके घर बनाए गए हैं लास्ट 15-20-25 सालों में. इंडिया में हार्डकोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल पे बनना चाहिए था ओके वो उस तरीके से नहीं बना. दिस एक्चुअली इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा, इनफैक्ट आप लास्ट 10-12 सालों में देखोगे इंडिया में हार्ड कोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट्स रोड्स, मेट्रोज, हर एक शहर, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रहा, डिसप्रपोर्शनेट काम हो रहा है. बट कहने का मतलब ये है, भले लोगों के रहने के लिए घर, भले हॉस्पिटल्स की बात करो, भले रोड्स की बात करो, मेट्रोज की बात करो, और जिस तरीके से वाटर को, पानी को लिंक करने की बात कर रहे हो, पोर्ट्स की बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल, हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोप इमेंस है अगले 10-15 सालों के लिए. आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव ब्यूटीफुल थीम. मुझे लगता है बिसाइड्स क्लाइंट्स जो डाइवर्सिफाइड फंड में डालते हैं, मेरे हिसाब से अगर किसी को एक अच्छा थीमेटिक फंड चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर नहीं है. ओके कभी कभी काफ़ी लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंफ्रा एक थीम है, इसमें आपका पावर भी आ जाता है, इसमें रोड्स भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है, थोड़ा बहुत बैंकिंग भी आ जाता है, बिकॉज उनका भी वो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को करने एब्सोल्युटली वो भी आ जाते हैं. तो बेसिकली एक थीम है. आई थिंक इसमें थोड़ा सा पैसा लगा के SIP के रूप में, लमसम के रूप में, विद 10-year होराइजन, आई थिंक अच्छा बनाया जा सकता है. सो अगर मैं आपकी सारी बातें शॉर्ट में बताऊं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या यूँ कहूँ मैं, हम गोल्डन एक एरा में हैं. एक जो इन्वेस्टर आज भी इन्वेस्ट कर रहा है, गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स वो बहुत अच्छा पैसा बना लेगा फ्रॉम. एब्सोल्युटली आपने बहुत बात अच्छी बात बोली, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बेसिकली देखो सब वक्त की बात है, आपका टाइम अच्छा होना चाहिए. ओके और ऐसा नहीं है कि इंडिया का टाइम अच्छा नहीं था. लास्ट 20-22 सालों में भी इंडिया ने फिनोमिनल ग्रोथ की है. जैसे 2000 में हमारी GDP $500 बिलियन की थी, आज हमारी GDP $3500 बिलियन की है. इसका मतलब हमारी GDP लास्ट 23 सालों में 7 गुना बढ़ी है. इसका मतलब, कहने का मतलब बहुत सिंपल भाषा में, कि अगर 2000 में एक इंडिया था ना, ओके 23 सालों में हमने 6 इंडिया या 7 इंडिया और प्रोड्यूस कर दिए हैं. दैट्स द काइंड ऑफ ग्रोथ हमारा पिछला 20-22-25 साल रहा है. और उसी तरीके से ये अमृतकाल जो हमारा है, अगले 20-25 साल हम अपनी कंट्री में डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ देखेंगे. उसकी लॉजिक बहुत सिंपल है, डिमांड बहुत अमेजिंग होगी, बिकॉज यंग पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक्स फेवरेबल में है, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई है इन जनरल पीपल का. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो, इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग अ नेचुरल अलाई ऑफ द वेस्ट. मैन्युफैक्चरिंग में बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम, बिकॉज ऑफ सच बिग डिमांड, इंफ्रा बन रहा है, हमारे रिश्ते दुनिया के काफ़ी देशों के साथ चेंज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और वी आर बिकमिंग अ नेचुरल अलाई फॉर देम. सो बेसिकली, और चाइना प्लस वन स्टोरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
चाइना ने बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली मैन्युफैक्चरिंग में काम किया पिछले 20-25 सालों में, ऑल हैट्स ऑफ टू देम। बट ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहती है, वो रिस्क भी मैनेज करना चाहती है और उस देशों के साथ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है जहाँ वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी सस्ती हो, जो इंडिया प्रोवाइड करती है, इंफ्रा भी अच्छा हो, पावर भी मिले, लेबर रिफॉर्म्स भी अच्छे हो, वो एक अच्छी मार्केट भी हो जहाँ पे सामान बेच सकते हैं, वहाँ पे सब्सिडीज भी मिल जाए थोड़ी बहुत जो PLI की स्कीम में हो रही है, और वो देश के साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे हो। अच्छे। तो देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए एक जो थोड़ा सा हम बस मिस कर गए थे, मैन्युफैक्चरिंग अगले 10-15 सालों के लिए वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। सर्विसेज में तो इंडिया ने कमाल किया ही किया है। एग्रीकल्चर में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, बट आस्ते आस्ते हम काफ़ी लोग एग्रीकल्चर से मूव होते हुए मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, शहरों में आते हुए देखेंगे, सर्विसेज में भी अच्छा करेंगे। सो बेसिकली मेरा अनुमान ये है कि अगले 10, 15, 20 सालों में हम एक डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ देखेंगे। एंड आई थिंक एज एवरी इंडियन वी शुड बी एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। बेसिकली देश तो तरक्की करेगा ही करेगा, क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। जॉब्स के थ्रू में कमाई होगी, बिजनेस के रूप में आपकी कमाई होगी, बट उसी पैसे को अगर आप इक्विटी में निवेश करें और बेसिकली अपने पैसे को ग्रो करने का एक अवसर देंगे, तो बेसिकली एक अमेजिंग अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। कुछ आज भी एक इन्वेस्टर है, ठीक है, ये सारी बातें इन्वेस्टर को समझ आती हैं, बट कुछ भी फिर भी कुछ बिहेवियर ऐसे डिसीजंस हैं, कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, या आप बोल लीजिए कुछ ना कुछ ऐसी बायसनेस है जो उनको रोकती है इन्वेस्टमेंट करने से। और एक बात और है, वो बोला जाता है कि टू मेक मनी आउट ऑफ इक्विटी मार्केट्स इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बट अगेन दिस इज द थिंग। सो ये किस तरीके से एक इन्वेस्टर को लिए लाइक इन बायसेस से वो कैसे निकले और कौन से होते हैं ताकि वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। आपने बहुत बढ़िया बात बोली। इनफैक्ट मैं लास्ट 10 सालों से बहुत सारी बात कर रहा हूँ बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, बिकॉज पैसे को हम काफ़ी बार लॉजिकली एक रैशनल सब्जेक्ट की तरह डिस्कस करते हैं, बट एक्चुअली पैसा एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। ओके और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आज का वाक्य बताता हूँ। मैं ट्विटर पे काफ़ी टाइम अपना थोड़ा स्पेंड करता हूँ, जब भी फ्री हो तो थोड़ा ट्विटर पे थोड़ी न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, दुनिया भर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स देखे, इनफैक्ट सारे ट्वीट्स भूल गया, बट एक ट्वीट याद है, किसी ने कुछ ट्वीट किया है, ओके मुझे कंपनी का नाम नहीं पता, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता, पर वो कह रहा है कि एक एक्स नाम का वायरस आने वाला है जहाँ पे 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग मर सकते हैं। ओह माय गॉड। आइडिया और यही प्रॉब्लम है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है अनफॉर्चुनेटली दिमाग उसको फिल्टर आउट कर देता है, बट जो नेगेटिव न्यूज़ होती है दिमाग पे रह जाती है। तो प्रॉब्लम इज, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इंडिया में इटसेल्फ 500 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं, ओके इतने सारे अखबार हैं और हम 24 घंटे 24/7 न्यूज़ सुनते हैं। न्यूज़ बाय डेफिनेशन एक्चुअली पॉजिटिव होती नहीं है। ओके गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। इनफैक्ट मेरी वाइफ का भी फ़ोन आया था, कह रही थी कुछ बताओ आज कैसा दिन रहा, तो मैं सिर्फ 2 मिनट बात कर पाया बिकॉज दिन मेरा बहुत अच्छा था। ओके ओके और मेरी वाइफ का दिन भी अच्छा था, तो गुड न्यूज़ है, तो वहाँ भी अच्छा चल रहा है, मेरा भी अच्छा चल रहा है, तो क्या बात करें। ओके न्यूज़ वही होती है जो नेगेटिव होती है, तो अब 24 घंटे परपेचुअली हम नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं। ओके और इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं और इसकी वजह से हम हमेशा डर के मारे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को घबराए रहते हैं कि पोर्टफोलियो को क्या होगा। प्रॉब्लम यह है हमारे इंसान की इन जनरल कि वो इक्विटी की जर्नी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी की जर्नी कभी भी सीधी लाइन नहीं चलती है। इक्विटी मार्केट में अच्छा वक्त भी आता है जब इक्विटी काफ़ी अच्छा करती है, बुरा वक्त भी आता है जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा जब मार्केट गिरी। ओके अब बोरिंग टाइम भी आता है कभी कभी, बीच में हमने देखा बीच में 1.5 साल मार्केट कुछ नहीं कर रही थी। तो एक इंसान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नी ऑफ इक्विटी मार्केट में ये साइकिल्स बने रहेंगे, और ये इतिहास बताता है। जैसे मैंने आपको इंडेक्स बताया, जो 100 के इंडेक्स आज 67,000 पे सेंसेक्स पहुंचा, तो इस जर्नी में अच्छा वक्त भी था, बुरा वक्त भी था, बोरिंग वक्त भी था, और कभी कभी ऐसे वक्त भी आता है कि कंफ्यूजन होती है, एंग्जाइटी होती है, और ये पूरी जर्नी में हज़ारों बार इलेक्शंस होंगे, हज़ारों बार बजट्स आएंगे, हज़ारों बार दुनिया भर की सारी बातें होंगी। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अच्छा वक्त होता है तो इंसान भूल जाता है कि बुरा वक्त भी आएगा, और जब बुरा वक्त आता है तो अनफॉर्चुनेटली एक इंसान भूल जाता है कि अच्छा वक्त भी आएगा। ये इंसान को समझना है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको एक माइक्रोस्कोप के साथ नहीं बैठना। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो छोटी चीज़ बड़ी करके दिखाता है। हमें बैठना है टेलीस्कोप के साथ। टेलीस्कोप वो होती है जो आपको दूर की चीज़ें, आपको चांद सितारे वो दिखाता है, आप दूर की चीज़ें नज़दीक देख पाते हो। इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेसेस में,
ये बिजनेसेस बेसिकली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के रूप में या इन तरीकों से, आपका होराइजन 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल ये होना चाहिए फॉर वेल्थ क्रिएशन। मैं आपको एक HDFC म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। 28 ईयर्स पहले हमारा एक फंड शुरू हुआ था जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। 10 के NAV से शुरू हुआ था। आज उस फंड का NAV 1400 से ज्यादा है। बिल्कुल। इसका मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारा पैसा 100 गुना कैसे बढ़ जाए। इस फंड में एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ने, जिसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 10 का NAV 1400 से ऊपर गया, मतलब 140 टाइम्स चला गया। ओके, दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी। और ये ऑब्वियसली 10 का NAV जब 1400 गया तो ये सीधी लाइन तो नहीं हुई होगी। 1 लाख के 1.4 करोड़, 1 लाख के 1.44 करोड़ बने, पर ये सीधी लाइन तो नहीं हुई होगी। एब्सोल्युटली। 2000 में .com बबल हुआ था, IT बबल हुआ था, तब ये फंड काफी गिर गया। 2008 के टाइम पे Subprime जब crisis। ग्लोबल क्राइसिस हुई थी, सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, तब ये फंड काफी गिर गया होगा। ओके, और ऑब्वियसली वैसे बहुत बार गिरा, बट मैं आपको बड़ी गिरावट बता रहा हूँ। और ये कोविड के टाइम पे जब मार्केट 36% गिर गई थी बिकॉज ऑफ डर के मारे, तब भी ये फंड गिरा होगा। तो बेसिकली ये समझना कि ये जर्नी में वोलेटिलिटी और जो उतार चढ़ाव है ये कोई नई चीज नहीं है। मार्केट का मतलब ही है कि आपको हाई रिटर्न दे रही है। ये फीस या ये बोलते हैं ना, ये आपको पैसा या इसका तो आपको राइट। सो ये जो कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है, जो रिटर्न्स आपको दिखाए जा रहे हैं 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, आई थिंक ये इसी चीज का कॉम्पनसेशन है। Absolutely। रिस्क जो ले रहे हैं, जो रिस्क बोलते हैं, तो ये जो गिरावट बीच में आप देखोगे, ओके, ये आपको इसकी एक फीस पे करनी पड़ेगी। कोई कहता है कि मुझे रिटर्न भी चाहिए और फीस नहीं पे करनी, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करके यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म्स, दैट इज भरोसा, फेथ, और अपना गोल्स उस हिसाब से पूरे। गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आई थिंक इक्विटी से बेटर एसेट क्लास कोई नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली गोल्स पे ही था जी, कि जो एक इन्वेस्टर किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है, और किस तरीके से इस फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी एसेट एलोकेशन कर सकता है। ब्रिलियंट। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे इन दोनों क्वेश्चंस के ब्रिलियंट। देखो, मैं मुंबई शहर से बिलोंग करता हूँ। सुबह से लेकर रात तक लोग भाग रहे होते हैं Right। और मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भी देख रहा हूँ सुबह से लेकर, ओके, मेट्रो में था, सब भाग रहे हैं। अगर आप किसी एक को भी रोक के पूछोगे ना कि भाग क्यों रहा है, ऑब्वियसली आंसर पैसा है, बट उनसे पूछो कि तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं, वो आपको बता नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम हमेशा सबको कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल गोल्स लिख लो। ओके, आपके शॉर्ट टर्म गोल लिख लो, आपके मीडियम टर्म गोल लिख लो और आपके लॉन्ग टर्म गोल लिख लो। अपने गोल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा शॉर्ट टर्म गोल है बच्चे की फीस भरनी है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे हर साल घूमने जाना है, मीडियम टर्म गोल है कि घर की थोड़ी मरम्मत करनी है, नई गाड़ी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म गोल जनरली लोगों के होते हैं कि बच्चों की हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। ओके, जिस तरीके से इन्फ्लेशन एजुकेशन में बढ़ रहा है और हम सब चाहते हैं हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे, आइडली चिल्ड्रंस एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल मैं कहूंगा इज रिटायरमेंट। बहुत ही बड़ा गोल है। बिकॉज क्या हो रहा है कि थैंक्स टू मेडिकल साइंस, थैंक्स फॉर अवेयरनेस, हम बहुत लंबा जीने वाले हैं। पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, बट एक्चुअली सेव किया है, इन्वेस्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। हम में से काफ़ी लोग 80, 85, 90 ईयर्स तक जिएंगे। सो काफ़ी लोगों के पास अराउंड 20, 25, 30 साल की जीरो इनकम लाइफ होगी। ओके, और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस रिटायरमेंट के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। तो रिटायरमेंट का ख्याल बेसिकली दैट शुड बी आवर बिगेस्ट गोल जब आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। सो बेसिकली सबसे पहले चीज़ हम कहते हैं कि अपने गोल्स डिफाइन कर लो। ठीक है। अभी जब आपने अपने गोल्स लिख लिए, अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने इक्विटी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली, कहने का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। बिकॉज हमारा जॉब है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो हमें हमारे गोल्स की तरफ लेकर जाए। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो ऑब्वियसली वो पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, वो आपका पैसा होना चाहिए इन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स बन सकते हैं। लाइक आप वो पैसा फिक्स्ड इनकम में रख सकते हो। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स। बट जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं प्रीडोमिनेटली, वहाँ पे इक्विटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कहने का मतलब है एसेट एलोकेशन का, आपके पोर्टफोलियो में कुछ फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, कुछ इक्विटी होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर आप मैं आपको अपने घर को एसेट एलोकेशन में नहीं मानूंगा, बिकॉज घर इज बेसिकली नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो रहने की जगह है। ओके, आई थिंक फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए प्रीडोमिनेटली। आई थिंक इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और थोड़ा पोर्शन गोल्ड में होना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है इस तीनों को किस किस कॉम्बिनेशन में डालना है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के गोल्स पे, उनके रिस्क एपेटाइट, उनके बिहेवियर, उनके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है।
डेटा और साइंस ये दिखाता है जब जब इक्विटी अच्छा नहीं करता उस समय फिक्स्ड इनकम और गोल्ड अच्छा करते हैं, और जब जब गोल्ड और इक्विटी अच्छा फिक्स्ड इनकम अच्छा नहीं करता इक्विटी अच्छा करती है। लॉजिक, और यही तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए कि कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा करते रहे। जैसे 2008 की मैंने मंदी की बात की, उस समय गोल्ड काफ़ी अच्छा कर गया। मैंने 2000 की मंदी की बात की, जब .com टेक बबल हुआ तब फिक्स्ड इनकम, तब गोल्ड ने काफ़ी अच्छा किया। तो जब जब जनरली इक्विटी अच्छा नहीं करता गोल्ड बचाने आ जाता है, फिक्स्ड इनकम बचाने आ जाता है। So whole idea is asset allocation करके अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न एनहांस किया जाए। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बात बोली। ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न इनहांस करना है और आपको अपने पोर्टफोलियो की जो जर्नी है, उतार चढ़ाव है, वो आपको कम करना है। बिकॉज इक्विटी में तो उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, थोड़ा फिक्स्ड इनकम डाल दिया तो उतार चढ़ाव कम हुआ, थोड़ा गोल्ड डाल दिया तो उतार चढ़ाव और कम हो गया। हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी जर्नी में रिटर्न भी अच्छे बने, जब आप महंगाई को हरा भी पाओ, और दूसरा आपकी जर्नी में आप उतार चढ़ाव वो कम हो। इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में एसेट एलोकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस आज का आंसर हो ही गए हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज, आज आपने टाइम निकाला और आप सेंट्रीशाला में आए। थैंक यू। एंड टू ऑल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपने देखा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, या आपने देखा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, कि किस तरीके से आपको इस इंडिया की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आपको पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता जा रहा है, हमारे जो ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शंस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। सो एवरीथिंग इज एट ऑल टाइम हाई। और इफ़ यू टॉक टू एनी एनालिस्ट और किसी से भी आप बात करो जो मार्केट के ज्ञानी लोग हैं, वो यही बोलेंगे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। सो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन के रूट से हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हम अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाएं। थैंक यू सो मच सर, आज आप आए सेंट्रीशाला में, अपने काफ़ी अच्छे से हमारे क्वेश्चंस को आंसर किया और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आज आपने बताई, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक बार फिर से बुलाऊंगा सेंट्रीशाला जब भी आप दिल्ली आएंगे। थैंक्स फॉर दैट अपॉर्चुनिटी अनुज, थैंक यू। एब्सोल्युटली। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज।